हेलो एवरीवन, सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज है जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है और पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे जो कि मौलिक कर्तव्यों की। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। हमने मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 पढ़े थे, एक एक को है समझा भी था। आई होप आपको याद भी हो गया होगा और मैंने आपको टेलीग्राम पे एक क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आपने वो भी कर लिया होगा। तो चलिए आज उससे आगे देखते हैं। कल हमने है जो कि बेसिक जानकारी कर ली थी किसकी, भाग 5 की। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं और आज वाला एक टॉपिक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो कल मैंने आपको बताया था कि भाग 5 है जो कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है, उसको हमने नाम दिया था संघ। भाग कौन सा है? भाग 5। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। बड़ा भाग क्यों है? क्योंकि इसमें आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल जो कि 52 से लेके 151 तक। इसको हमने 3 भागों में बांटा था। एक है हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। 3 भागों में इसको बांटा था। अब बात करते हैं कि हम कार्यपालिका में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। कार्यपालिका में पहले देखते हैं आर्टिकल आते हैं कौन कौन से। 52 से लेके है जो कि 78 तक आर्टिकल आते हैं। इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, और हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ये 4 टॉपिक है हम कार्यपालिका में पढ़ेंगे। विधायिका की बात करें तो विधायिका में हम सीधा सीधा टॉपिक है संसद है, हमारी पार्लियामेंट है, उनको पढ़ेंगे। इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 69 से लेके आर्टिकल 124 तक। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे संसद, पार्लियामेंट, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा। फिर बात करते हैं न्यायपालिका की, जुडिशरी की। इसमें कितने आर्टिकल आते हैं? इसमें आर्टिकल आते हैं 124 से, सॉरी 100, यहाँ पे 123 ही आते हैं, सॉरी यहाँ पे 124 से लेके 147 तक। ये हम पढ़ेंगे न्यायपालिका में, जुडिशरी में। इसमें हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और हम पढ़ेंगे कि लोअर कोर्ट और कौन कौन से होते हैं। ये सारे के सारे कोर्ट है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन संविधान में 2 ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन हम और पढ़ेंगे। एक लास्ट वाला भाग है हमारा सीएजी। इसमें कितने आर्टिकल आएंगे? बचे हुए आर्टिकल 148 से लेके और आर्टिकल 151 तक बचे आर्टिकल सीएजी में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 5 में संसद वाले टॉपिक में कार्यपालिका का पहला टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति में कितने कितने आर्टिकल आते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी होती है और इनके आर्टिकल में कौन कौन सी बातें हैं वो बताई गई हैं। तो चलो देखते हैं। आज वाली हमारी हेडिंग रहेगी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की। ये थोड़ा सा है चार्ट है, इसको देख लो। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो, ये हमारे बेस है, इसी के बेस पर, इसी के आधार पर हम जो कि आर्टिकल 151 तक पढ़ेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो फटाफट से ले लो, फिर हम आगे वाला टॉपिक है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उसको स्टार्ट करें। संघ वाला भाग 5 हो गया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करते हैं। देखो आर्टिकल 52 तक राष्ट्रपति। इसमें है कौन कौन से आर्टिकल आते हैं उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे? आर्टिकल 52 से। आर्टिकल 52 से इसकी बात करते हैं। आर्टिकल 52 में क्या कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या हमारे भारत में 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते? क्या नहीं, एक ही क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में ऐसा ही कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो भारत का प्रथम नागरिक होगा। तो आर्टिकल 52 में सीधी सीधी बात कहिए कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और इसमें है जो कि आर्टिकल 53 की ओर बात करें, नेक्स्ट वाला आर्टिकल है आर्टिकल 53 की बात और करें तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। कार्यपालिका जो अभी हम पढ़ के आए हैं कि कार्यपालिका के अंदर है कौन से होते हैं? राष्ट्रपति, वाइस जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, सबके सब कार्यपालिका में आते हैं। और उस कार्यपालिका का प्रमुख है वो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, यानी कि कार्यपालिका के प्रमुख।
कार्यपालिका के प्रमुख है वो कौन होंगे? राष्ट्रपति जी होंगे। कितने वाले आर्टिकल में हमें उल्लेख मिलता है? आर्टिकल 52 में। फिर मैं बात याद आती है कि हमने तो बचपन में पढ़ा था कि कार्यपालिका के प्रमुख तो जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये तो जो कि नाम मात्र के, ऑफ कोर्स हमने बचपन में एकदम सही पढ़ा था। ये तो सिर्फ कौन से होते हैं? राष्ट्रपति जी तो कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वो क्यों होते हैं? तो उनकी बात करते हैं। देखो कि भाई इनको प्रमुख बना तो दिया, लेकिन कहते हैं कि एक बंदे से क्या होता है? क्या है? संगठन में ही सकते हैं। एक बंदे का दिमाग नहीं चलता, एक से भले दो होते हैं। तो दूसरे को किसको लेके? दूसरे को पीएम को लेके? नहीं, पीएम को तो नहीं लेके आएंगे। पीएम के पीछे एक फौज तैयार कर रखी है पीएम ने, उसको कहते हैं मंत्रिमंडल। उसकी बात करते हैं। देखो इसमें है जो कि कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। क्या कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं जो कि प्रेसिडेंट साहब होते हैं। प्रेसिडेंट साहब को प्रमुख तो यही होंगे, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होंगे? पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। वो देंगे राष्ट्रपति जी को सलाह। वो क्या देंगे? इनको सलाह देंगे। ठीक है, सलाह ले लेंगे। कौन देंगे सलाह? सलाह देंगे हैं जो कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर है, वो सलाह देंगे। तो इसका मतलब अब तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति जो क्या है? बीच का माध्यम है, बीच की कठपुतली है। तो इनके पीछे तो किसका आता है? प्रधानमंत्री का आता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर का आता है। प्राइम मिनिस्टर के भी मतलब कि इन्होंने एक पूरी फौज तैयार कर रखी है, उनका नाम है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ये पूरी की पूरी फौज है। यानी कि सीधी सीधी बात करूं तो जो कि राष्ट्रपति जी हैं वो सलाह किससे लेते हैं? मंत्रिमंडल से लेते हैं। और इस मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति जी किससे सलाह लेंगे? मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे। तो वास्तविक हो गए ये, तो वास्तविक, ये नाम मात्र। लेकिन एक बात फिर से समझ में नहीं आई होगी, इसमें तो सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी कहते हैं कि भाई मैं तो सलाह आज मानूं कोई कल मानूं। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं कि इसमें है जो कि ये राष्ट्रपति जी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है या नहीं है, उनकी बात करते हैं। देखो थोड़ी सी पहले तो बात करते हैं कौन से वाले आर्टिकल में बताए गए। ये इतना सा ध्यान रखना, आर्टिकल 52 में है भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बताया गया कार्यपालिका के प्रमुख है वो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। प्रेसिडेंट साहब है वो प्रमुख होंगे। फिर आप लिखना चाहो तो ये कौन से होते हैं? ये तो होते हैं वास्तविक, नाम मात्र के हैं जो कि प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन है? पीएम, सॉरी ये तो नाम मात्र के हैं, राष्ट्रपति जी नाम जो कि, और वास्तविक है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। तो ये तो लिखने जैसी कोई बात नहीं है। फिर हमने बात की कि भाई राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। वो कौन से में कही गई है? वो हमें बात कही गई है आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में ये बात कही गई है कि कार्य जो कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी। ठीक है, राष्ट्रपति जी खोड़ ले, वो कहते हैं कि सलाह, क्या है कि सलाह, मैं तो सलाह आज मानूं कोई कल मानूं। तो क्या वो इनकार कर सकता है सलाह मानने के लिए? हाँ भाई, पहले तो वो इनकार कर लेते हैं, लेकिन फिर हमने एक है जो कि संविधान संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इसमें कहा कि राष्ट्रपति जी को जो सलाह दे रहे हैं ना मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद या मंत्री परिषद जो सलाह दे रहे हैं ना, उनको मानना क्या है? बाध्यकारी है, मानना जरूरी है भाई। तो ये 42वें संविधान संशोधन में कह दिया कि प्रमुख तो हो चाहे, लेकिन क्या देंगे? मंत्री परिषद एक सलाह देंगे, और मंत्री परिषद की सलाह क्या है? मानने के लिए बाध्यकारी है। मंत्री परिषद की सलाह, मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी है। कौन है बाध्यकारी? राष्ट्रपति जी मानने के लिए बाध्यकारी है। ठीक है, तो बेचारे के साथ तो बुरा ही हो रहा है
एक तो उनको प्रमुख बनाया, वो भी कैसा प्रमुख कि नाम मात्र का। वास्तविक प्रमुख तो कौन है? प्रधानमंत्री है। एक तो चलो नाम मात्र का ही बना दिया। दूसरी बात, ऐसा थोड़ा बहुत बनाया, उसको भी क्या कर रहे हैं, मंत्री परिषद मेरे को तो सलाह और देंगे। ऑफ कोर्स देंगे भाई, सलाह तो दी, भले ही दी, लेकिन क्या है, मुझे तो माननी और बाध्यकारी पड़ेगी। ऑफ कोर्स माननी भी पड़ेगी। तो क्या करें, चलो भाई राष्ट्रपति की भी एक हम शक्ति रख देते हैं, या इनके पक्ष में भी थोड़ा काम कर देते हैं। फिर हमने संविधान संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें कहा चलो भाई प्रेसिडेंट साहब आप एक काम करो, जो मंत्री परिषद सलाह दे रहे हैं उनको एक बार क्या कर दो, आप पुनर्विचार के लिए भेज सकते हो। बस इतनी छूट दे देंगे हम आपको। तो क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। चलो ये है हमारे, एक बार फिर से देख लूं। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होंगे। और जो कि ये तो नाम मात्र के, वास्तविक कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। आर्टिकल 74 में कहा गया राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, उसमें कह दिया मंत्री परिषद को सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्यकारी है। 44वां संविधान संशोधन किया और उसमें कहा कि जो कि एक बार राष्ट्रपति जी हैं, मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। चलो इतना समझ में आ गया होगा, फटाफट से देख लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। फिर आगे चले फिर आगे चले, आगे वाला आर्टिकल क्या कह रहा है, देखिए आगे वाला 53 तक आ गए। ये तो मैंने बीच में ही ऐसे ही लिख दिया, लेकिन याद करना है ये वाला, आगे एक हमारा कम हो जाएगा, बात एक ही है। आगे वाला देखते हैं आर्टिकल 54 और क्या कहता है। आर्टिकल 54 और क्या कहता है, आर्टिकल 54 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि निर्वाचन मंडल, मतलब समझे नहीं तो देखो अब समझेंगे। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 में बताया गया निर्वाचन मंडल, मतलब कि राष्ट्रपति जी को जो निर्वाचित करेंगे उनमें कौन कौन शामिल है, वो मंडली कौन कौन सी होगी जिसको है राष्ट्रपति जी निर्वाचित करेंगे। ठीक है, उनकी बात करें तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं, या तो आ सकते हैं एमपी आ सकते हैं, या एमएलए आ सकते हैं। और हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव है जो कि प्रत्यक्ष रूप से होते नहीं है, हम जनता के द्वारा उनको चुनते नहीं है, तो हम बीच वाले एक भेजते हैं प्रतिनिधि, वो कौन होते हैं, एमएलए होते हैं। तो एमएलए और एमपी होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी का निर्वाचन है वो करते हैं। तो इसको भी हम बात करते हैं। ये भी है जो कि एमएलए और एमपी की बात करें, पहले एमएलए की बात करें तो ये भी होते हैं, विधानसभा के होते हैं, विधान परिषद के होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं। और इसी प्रकार एमपी निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो क्या ये सबके सब शामिल हो जाएंगे क्या, नहीं। इनकी बात करें तो पहले हम बात करें एमएलए की। एमएलए की बात करें तो आपको याद होगा कि भारत के सभी राज्यों में क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है, लेकिन विधानमंडल तो सब में है। तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी विधानमंडल को ले लेंगे, विधान परिषद को नहीं लेंगे। तो देखते हैं एमएलए में कौन कौन शामिल होंगे, वो भी भारत के सिर्फ और सिर्फ विधानमंडल वाले, विधान परिषद वाले नहीं। कौन शामिल होंगे, विधान परिषद, सॉरी विधानमंडल, विधान परिषद के एमएलए हैं वो शामिल नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं, एमएलए भी दो प्रकार के होते हैं। एक कौन से होते हैं, मनोनीत होते हैं, एक तो जो कि नॉमिनेट होते हैं, एक कौन होते हैं, इलेक्शन होते हैं। यानी कि एक निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत होते हैं। निर्वाचित वाले भाग लेंगे ऑफ कोर्स, ये तो कैसे आए हैं, हमने जनता के द्वारा हमने इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना है, ऑफ कोर्स, तो ये भाग लेंगे। मनोनीत वाले, इनको मनोनीत कौन करता है, मनोनीत करते हैं इनको राष्ट्रपति जी। तो
इनको है जो कि राष्ट्रपति निर्वाचित कर दे, इसको राष्ट्रपति मनोनीत कर ले, और जो कि ये है वापस क्या राष्ट्रपति को निर्वाचित कर ले। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं साहब, तो ये भाग है, नहीं लेंगे। ये राष्ट्रपति का आदमी है तो इनको भाग नहीं लेने देंगे। फिर हम बात करते हैं, ये तो एमएलए की बात हुई, फिर हम बात करते हैं एमपी की। एमपी की बात करें तो इसमें है जो कि इसमें है, इसको भी दो प्रकार से बांटा। कौन कौन से? एक तो है जो कि इलेक्शन, एक नॉमिनेट। इनमें है जो कि वही वाले निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, और नॉमिनेट जो कि नॉमिनेट सदस्य हैं, मनोनीत सदस्य हैं, उनको है मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इनको राष्ट्रपति बुला ले और ये जो कि राष्ट्रपति को निर्वाचित कर ले। ऐसा हो सकता है कि नहीं साहब, ये भी इनके ही तो बंदे हैं, तो ये क्या नहीं करेंगे, भाग नहीं लेने दिया जाएगा। मेन बात है कि कौन कौन भाग लेगा, ये बताओ ना सीधे सीधे। तो इसमें है जो कि एमपी, निर्वाचित एमपी और एमएलए भाग लेंगे, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो, बस इतने ही सदस्य भाग लेंगे। तो लिखते हैं निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होंगे। निर्वाचित सदस्य में कौन कौन भाग लेंगे मंडल में? निर्वाचित एमपी व एमएलए, निर्वाचित एमपी व एमएलए, और निर्वाचित एमएलए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये आप कोष्टक में लिख भी ले सकते हो कि निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों ही भाग नहीं लेंगे। नॉमिनेट हो चाहे इलेक्शन हो, दोनों ही भाग नहीं लेंगे। ये बातें इतने ही सदस्य वो भाग लेते हैं, निर्वाचित एमपी और एमएलए। इसमें है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, मनोनीत एमपी या एमएलए भाग नहीं लेंगे। बस ये इनके निर्वाचन मंडल में इतने ही आते हैं और ज्यादा नहीं आते। तो ये फटाफट से उतार लो। ये आर्टिकल 54 में बात कही गई है कि विधानमंडल और एमपी और एमएलए हैं जो कि निर्वाचित भाग लेंगे, मनोनीत भाग नहीं लेंगे, और न ही विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। ये तो हमने देख लिया कि भाई मनोनीत तो नहीं होते, क्योंकि इनको है मनोनीत भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन विधान परिषद वाले, प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, भारत के सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो इसलिए ये भाग नहीं लेंगे। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 55 में है। आर्टिकल 55 में बताया गया कि चलो इनका मंडल तो बना लिया, लेकिन हम इसका निर्वाचन करें कैसे। आर्टिकल 55 में बताया गया है कि निर्वाचन पद्धति है वो कैसे होती है। आगे वाली बात करते हैं आर्टिकल 55 में निर्वाचन पद्धति वो कैसी होती है, ये देख लो फटाफट से। इसको तो क्या ही लिखोगे, सीधी सीधी बातें, दो बातें। आगे वाला देख लें आर्टिकल 55 में और क्या कहा है, निर्वाचन पद्धति के भाई इनका निर्वाचन है वो होता कैसे है, ये बात करेंगे। चलो आर्टिकल 55 निर्वाचन पद्धति, ये बातें और देख लेते हैं कि भाई इनका निर्वाचन है होता कैसे है। क्या हम जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है क्या? जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने एक बीच का प्रतिनिधि एमएलए है उनको भेज रखा है, इसलिए हम प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव है सॉरी, वो कैसे होता है, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता है। फिर हम बात करते हैं निर्वाचन पद्धति बताने से पहले एक छोटी सी बात देखो कि भाई निर्वाचन भी दो प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन सी? एक का नाम है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इनको हिंदी में ये कहते हैं, इंग्लिश में ये कहते हैं। तो इसको लिखते हैं या हिंदी में लिख लो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एक होती है एकल सकर्मणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसका हमने नाम पहले भी सुना है। कब सुना है? जब हमने संविधान सभा के पहले जो कि चुनाव करवाए थे 1946 में, उसमें हमने नाम देखा था। तो एक कौन सा होता है? एकल सकर्मणीय
आनुपातिक एकल सकर्मणीय पद्धति या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इनकी बात करते हैं कि भाई इन दोनों में डिफरेंट कौन सा होता है। लेकिन इस पद्धति के द्वारा हमारे मेन रूप से देखें तो एकल सकर्मणीय पद्धति या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन नाम आए गया तो दोनों में अंतर भी देख लेते हैं। फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या होता है, सीधा सीधा जनता इनको चुनती है। तो इसका मतलब है ये हो गए प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन उसमें क्या होता है, उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, इसमें होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन। एक बात और देखो, यहाँ की बात करें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करें, जैसे कि मान लो हम चुनाव करके आते हैं। हम चुनाव कैसे करके आते हैं कि भाई हमें मान लो कि एक प्रतिनिधि को हम चुनते हैं। इस प्रकार से हमारी जो कि ईवीएम होती है, जो कि इलेक्शन वोटर मशीन होती है, इसमें हम कहते हैं कि भाई इसमें जितने भी प्रतिनिधि है वो खड़े हुए हैं, उनको हम एक को ही वोट देंगे, सबको नहीं देंगे, सबको नहीं देंगे, एक को देंगे। उसके बात करूं एकल सकर्मणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करूं तो इसमें मान लो 5 व्यक्ति खड़े हुए हैं, ए बी सी डी। फिर जनता जो कि अप्रत्यक्ष इसमें चुनाव किए जाते हैं तो इसको सब वोट देंगे, चारों को वोट देंगे। 4 प्रतिनिधि खड़े हैं, चारों को वोट देंगे। वोट किस प्रकार देंगे, वोट इस प्रकार देंगे जैसे कि मान लो आप आए, आपने कहा कि भाई बी वाला बंदा ये मेरे को सबसे अच्छा लगा तो मैं इसको दूंगा 1 पॉइंट। सी वाला है ठीक है, ठीक ठाक है, इसको मैं दूंगा 2 पॉइंट। ए वाला ठीक ठाक है, इसको मैं दूंगा 3। डी वाला तो एकदम निकम्मा है, इसको मैं 4 वोट दूंगा। फिर मैं आई, मैंने कहा मेरे को तो ए वाला अच्छा लगा तो मैं इसको ए पॉइंट दूंगी। मेरे को फिर है जो कि डी वाला अच्छा लगा, इसको मैं 2 पॉइंट दूंगी। फिर मेरे को है बी वाला अच्छा लगा, इसको मैं 3 पॉइंट दूंगी। और सी वाला तो मेरे को निकम्मा लगा, इसलिए मैं इसको 4 पॉइंट दूंगी। मान लो कोई एक और व्यक्ति आया, उसने कहा सी वाला मेरे को सबसे अच्छा लगा, फिर मेरे को बी वाला अच्छा लगा, फिर मेरे को डी अच्छा लगा और फिर मेरे को ए अच्छा लगा। एक व्यक्ति और आया, उसने कहा मैं तो डी को पसंद करता हूं, मैं तो 1 पॉइंट उसको दूंगा। बी वाला किसको देंगे, बी वाला मैं तो दूंगा ए को। 3 नंबर वोट किसको देंगे, मैं तो दूंगा सी को। और 4 नंबर दूंगा बी को। देखिए इस प्रकार है जो कि सब प्रतिनिधि को क्या किया जाता है, वोट किया जाता है। फिर हम बात करें कि मान लो कि ऐसे हुआ और फिर इसका निर्वाचन है, इनका रिजल्ट है वो कैसे निकाला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने किया कि ए वाले की बात करें तो ए वाले के पास है कितने नंबर पे कितने लोगों ने उनको है जो कि अच्छे से चुना है। जैसे मान लो कि ए वाले के पास आ गए 2 वोट आ गए मान लो, या इन्होंने है ज्यादा बंदों ने, ज्यादा जो कि प्रतिनिधि है, निर्वाचित व्यक्ति जो कि निर्वाचन करने वाले मतदाता हैं, वो इनको कह दिया कि भाई ए हम तो आपको है, मान लो कि ज्यादा वोट इसके पास आ गए कि भाई सबसे ज्यादा मत है जो कि हम ए वालों को देंगे। फिर कहा कि भाई बी वाले कितने हैं, बी वाले कम है तो बी वालों को पसंद है, वो कम किया गया। तो इस प्रकार से ये याद रखो कि भाई एक जो कि एकल सकर्मणीय पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें है सभी के सभी उम्मीदवारों को क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है। जैसे मान लो ऐसे हुआ, इसमें तो क्या करते हैं, एक प्रतिनिधि को है निर्वाचित जो कि जिता देते हैं, एक प्रतिनिधि को वोट दिया जाता है। इनकी बात करें तो मान लो हमने देखा कि ए के पास आए हैं जो कि 5 व्यक्ति, बी के पास आए हैं मान लो इसके पास क्या माने 6 मान लो, डी के पास आए हैं 4 व्यक्ति, सी के पास आए हैं मान लो कि 3 व्यक्ति, डी के पास आए 1 व्यक्ति। फिर इसमें मान लो कि इसमें है टोटल 10 बंदे, टोटल 10 बंदे हैं, तो मान लो टोटल 10 बंदे हैं, तो इसमें है निर्वाचित है वो कितने प्रतिशत आना चाहिए, लगभग है वो 60% आना चाहिए। इसके बाद है एक प्रतिनिधि वो जीत जाएगा। मान लो इसके पास 5 रख देते हैं, 10% है, मान लो 10 जनसंख्या है और उसमें से क्या करनी है, जीतने के लिए 60% है वो आनी चाहिए। फिर बात करते हैं ए के पास तो 5 या 60% होने चाहिए, लगभग 6 वोट होने चाहिए, इनके पास नहीं है। बी वाले के पास तो उससे भी कम है, 4 है, सी वाले के पास 3 है, डी वाले के पास
एक ही है। तो क्या करें, डी वालों को कहेंगे भाई आपके वोट सबसे कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। किसके साथ मिले, जो मर्जी आपकी, बी के साथ मिल जाओ, सी के साथ मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ए के साथ मिल जाओ तो इसके 60% हो जाएंगे। डी वाला कह रहा है क्यों, हम ऐसे क्यों मिले, हम तो डी के साथ नहीं मिलेंगे, हम तो मिलेंगे बी के साथ। तो फिर कैसे करेंगे, फिर हम करेंगे कि भाई ये डी वाला है, बी के साथ मिल गया, तो इसको हम कर देंगे कि ए के तो रह गए 5 ही, बी के और हो गए 5, और सी के 3 ही पड़े। अब सबसे नीचे वोट किसके, सी के, तो सी को कहेंगे कि भाई आप मिल जाओ। आप किसके साथ मिलोगे, तो हम कहेंगे कि हम तो किसी के साथ मिल जाएंगे, ए के भी 5 है, बी के भी 5 है, हमें अच्छी पार्टी लगती है ए वाली। अभी तक 60% किसी के नहीं है, तो अब हम कहेंगे, सी वाला कहेगी हम तो ए के साथ मिलेंगे। फिर ए के पास कितने हो जाएंगे, 8, यानी कि 80%। फिर क्या है, एक प्रतिनिधि है वो जीत जाएगा। इस प्रकार है जो कि आनुपातिक एकल सकर्मणी आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा ये वोट किए जाते हैं। यानी कि इसमें क्या गया, एक तो सभी उम्मीदवारों को क्या किया जाता है, वोट किया जाता है, और दूसरी बात जिसके न्यूनतम मत है उनको भी क्या किया जाता है, उनका फिर से है जो कि गणना की जाती है। और यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहां पे जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, एक बंदे के सबसे ज्यादा वोट आने चाहिए। हमने एक बंदे को वोट दिया, सबको वोट है, सारे उम्मीदवारों को वोट हमने नहीं दिया। तो ये कुछ इसके अंतर थे। आई होप आपको एकल सकर्मणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये समझ में आ गई होगी, और ये तो सीधा ही होता है। अब हम इसके अंतर और लिखते हैं, उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो अंतर देखें तो अब तो आप ही लिख सकते हो, तुलना, इसकी तुलना करते हैं। देखो अब इसकी, ये समझ में आ गया होगा। यानी कि इसमें है जीतने के लिए कितने % वोट चाहिए, लगभग 60% वोट चाहिए। जैसे कि देखो इसकी बात करें तो इसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन तो किया जाता है साहब, लेकिन क्या है इसमें है जो कि सारे के सारे उम्मीदवारों को वोट नहीं दिया जाता, किसी एक उम्मीदवार को वोट दिया जाता है, एक उम्मीदवार का निर्वाचन। और इसमें जितने सारे उम्मीदवार खड़े हैं सबको निर्वाचन करेंगे, सबको है वोट देंगे। यानी कि सारे उम्मीदवारों को वोट दिया जाएगा। निर्वाचन। फिर इसमें है न्यूनतम मतों की गणना नहीं होती, न्यूनतम मत है उनका कोई वैल्यू ही नहीं है, न्यूनतम मतों की कोई वैल्यू है वो नहीं है, मतों का मूल्य है वो नहीं है। लेकिन इसमें है न्यूनतम मतों जो कि न्यूनतम मतों का मूल्य है वो है, न्यूनतम मतों का मूल्य है इसमें। ठीक है, ये इसके कुछ अंतर हो गए। और तो अंतर क्या है लिखे, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक और लिख लो कि भाई इनमें निर्वाचन होता है वो किस प्रकार होता है, इलेक्शन वोटर मशीन पर क्या होता है, इनका निर्वाचन होता है, इलेक्शन वोटर मशीन। और वहां पे हम कह सकते हैं एक सीधा पेपर होता है जिसको कहते हैं वैलेंट पेपर, वैलेंट पेपर पर निर्वाचित किया जाता है। ये कुछ है इसके अंतर है, उसको देख लो। तो हमारी बात आती है कि राष्ट्रपति को किससे निर्वाचित करें, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम या आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसके द्वारा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा हम क्या करेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचित करेंगे। तो चलो करके देखते हैं, तो फटाफट से उतार लो आप, फिर आगे वाला देखें। इनकी बात और करते हैं। इनको निर्वाचित कौन करेंगे, एमपी, निर्वाचित एमपी और एमएलए। तो इसकी बात और करते हैं। देखो ये तो गए होगा कि भाई निर्वाचित करते कैसे हैं। फिर बात करते हैं कि हमारे एमपी है, एमपी के मतों का मूल्य हम किस प्रकार से निकालेंगे।
एमपी के मतों का मूल्य हम किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे कि बात करें तो एमपी के मतों, एमएलए के मतों का मूल्य है वो किस प्रकार से निकाल सकते हैं? एक तो है जो कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या, जनसंख्या के अकॉर्डिंग है वो निकालेंगे। किसी क्षेत्र की जनसंख्या या क्षेत्र की जनसंख्या होनी चाहिए। फिर उनमें है जो कि हम कह सकते हैं कि टोटल निर्वाचित एमएलए हैं वो कितने, कुल निर्वाचित एमएलए। फिर वो जनसंख्या कब की होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए 1971 वाली, 1971 वाली गुणा करेंगे 1/1000 से, फिर हमारा आएगा जो कि एमएलए का मतों का मूल्य, एमएलए का मतों का मूल्य। उसके बाद आएगा कुल निर्वाचित जनसंख्या होनी चाहिए 1971 वाली, फिर कुल निर्वाचित एमएलए कितने हैं और गुणा करेंगे 1/1000 से। बात करते हैं कि 1971 वाले क्यों, वर्तमान वाली ली जाए, वर्तमान वाली क्यों न ले? तो इनकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और फिर तो क्षेत्र के आधार पर एमपी और एमएलए चुने जाएंगे। जैसे कि बात करें, एक तो हम यूपी की बात करें और एक हम जो कि नॉर्थ वाले या साउथ वाले की बात करें, जैसे कि तेलंगाना है, तमिलनाडु की, यहाँ की बात करें। जनसंख्या की बात करें तो ये जनसंख्या के आधार पर सीटें हैं वो बढ़ती जाएगी। यूपी की बात करें, एक तो यूपी में जनसंख्या बढ़ रही है और एक हम मान लो तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। इनकी बात करें तो इनकी तो जनसंख्या के आधार पर देखें तो इनकी तो मान लो 12 महीने में है जो कि लगभग कितने सीटें मान लो यहाँ की ज्यादा बढ़ती है। इसकी बात करें तो 208 है इनके मतों का मूल्य। इनकी बात करें तो इनका लगभग इनसे है वो कमी है। एक तो जनसंख्या के आधार पर बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे 12 महीनों में मान लो कि 2-4 सीटें बढ़ रही हैं और यहाँ पे है जो कि मान लेते हैं 15-20 सीटें हैं वो बढ़ रही हैं, तो लगभग 23 है। तो इस प्रकार से है जो कि जनसंख्या के आधार पर बढ़ रही है। तो हमने कह दिया कि भाई जनसंख्या के आधार पर ऐसे तो नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, एक फिक्स है जनसंख्या ले लो 1971 वाली। तो इस प्रकार से है जो कि एमएलए का मतों का मूल्य आ जाएगा। फिर बात करते हैं एमपी के मतों का मूल्य किस प्रकार निकाला जाए। एमपी के मतों का मूल्य की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कुल जो कि एमएलए है, कुल निर्वाचित एमएलए, एमएलए बट्टे में है जो कि जो एमपी है उनकी संख्या है वो बताई गई। तो इस प्रकार से होगा जो कि हमारे निर्वाचित एमएलए, इसका छोड़ दो। जैसे कि हम निर्वाचित एमएलए की मतों का मूल्य निकालें तो इसमें है लगभग है सबसे अधिक है यूपी में है 208, सबसे कम की बात करें तो सिक्किम में कितने हैं 7 जो कि एमपी के मतों का मूल्य। तो ये थोड़े से ध्यान रखना। अगर हम देखें एक एमपी के मतों का मूल्य कितना होगा, एक एमपी के मत का मूल्य, एक एमपी के मत का मूल्य तो वो कितना होगा, लगभग है 708 है एक एमपी के मत का मूल्य होगा। तो ये थोड़ा सा है वो ध्यान रख लेना। निर्वाचन पद्धति है वो इस प्रकार से, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा इनको निर्वाचित है वो किया जाता है। बात और कर लेते हैं आर्टिकल 55 में तो है जो कि निर्वाचन पद्धति की बात की गई है। आर्टिकल 56 में बात करते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो एक दो और देख लेते हैं कि इसमें है आर्टिकल 56 में बात करेंगे कि राष्ट्रपति की योग्यता है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसको तो देख लो थोड़ा बहुत, फिर नेक्स्ट वाले की बात करते हैं कि इनकी निर्वाचन या हम इनकी राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट साहब की योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति की योग्यता, इनकी योग्यता की बात करें तो वो क्या होनी चाहिए, या तो उनकी आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम, और वो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो कॉमन बातें हैं, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया न हो बस। और इनकी मेन बात आती है और क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इनकी योग्यता होनी चाहिए कि भाई ये लोकसभा के सदस्य रखने की योग्यता रखते हो। मेन बात तो ये है कि लोकसभा सदस्य के निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। लोकसभा के सदस्य की योग्यता,
योग्यता रखते हो। दूसरी बात है कि ये कोई भी लाभ के पद पे नहीं है। लाभ के पद मतलब कोई नौकरी पे न हो, कोई सरकारी नौकरी पे न हो। जैसे कि भाई मान लो कोई सेंटर की या स्टेट की, कोई भी मान लो सेंटर की कोई गवर्नमेंट मान लो या स्टेट की कोई है जो कि नौकरी मान लो, कोई सार्वजनिक प्राधिकरण के कोई, या हम कह सकते हैं किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो, सीधा ही लिख लो। या कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या नहीं होने चाहिए, लाभ के पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर न हो। बस यही इनकी योग्यता है, इतनी योग्यता देखनी है हमें। आर्टिकल 55 में क्या कहा गया है, इनकी योग्यता की बात करें तो क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वो भी कितनी, न्यूनतम होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य चुनने की या निर्वाचित होने की योग्यता हो। और इसमें क्या कहा गया है, वो कोई भी लाभ के पद पे न हो। फिर बात करते हैं आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में बताया गया पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन मतलब समझे नहीं तो समझो। क्या एक राष्ट्रपति है, एक व्यक्ति है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है क्या? 3 बार हो सकता है क्या? 4 बार हो सकता है? अरे कितनी बार हो सकता है? ऐसे तो हमें नहीं बताए गए कि अधिकतम कितनी बार हो सकता है, लेकिन हो सकता है, कितनी भी बार है वो हो सकता है। यानी कि आर्टिकल 56 में है जो कि पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, और राष्ट्रपति है वो पुनर्निर्वाचित है, वो हो सकता है। तो कल बात करेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रपति का अधिकतम कार्यकाल कितना है, सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है, सबसे अंत में राष्ट्रपति कौन है, और फिलहाल में कौन है, सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा, सबसे न्यूनतम आयु है वो किस राष्ट्रपति की रही। तो आज वाले क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार फिर से देखते हैं। आर्टिकल 52 में हमने देखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति को, आर्टिकल 53 में होगा कि वो क्या होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 74 में हमने देखा था कि इनको है जो कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। 42वें संविधान संशोधन में देखा था कि जो सलाह दे रहे हैं मंत्री परिषद, उनको मानना क्या होगा, बाध्यकारी होगा। फिर हमने देखा 44वां संविधान संशोधन किया 1978 में, और उसमें बताया गया राष्ट्रपति एक बार जो कि निर्वाचन के लिए भेज सकते हैं। फिर हमने देखा आर्टिकल 54 में हमने देखा कि निर्वाचन जो कि मंडल है, इनमें कौन कौन भाग लेंगे, निर्वाचित एमपी और एमएलए, विधान परिषद के कोई सदस्य भाग नहीं लेंगे। आर्टिकल 55 में हमने देखा निर्वाचन पद्धति है वो कौन, जो कि निर्वाचन पद्धति है वो कौन सी होगी, एकल सकर्मणीय मत प्रणाली, इसमें हमने देखा एकल सकर्मणीय मत प्रणाली के द्वारा इनको निर्वाचित किया जाएगा। ये योग्यता है जो कि, हाँ ये भाई ये योग्यता है। आर्टिकल 56 में 55 2 बार लिख दिया, और ये निर्वाचन वाला है 57 में। आर्टिकल 56 में योग्यता बताएंगे, और आर्टिकल 57 में है पुनर्निर्वाचन है, वो हो सकते हैं राष्ट्रपति। तो आई होप आज वाली क्लास में आपको कोई भी है डाउट नहीं होगा, और डाउट है तो आप मेरे वीडियो के नीचे हैं जो कि कमेंट कर देना, जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर सबसे पहले दे दूंगी। और मेन बात ये है कि आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना, जो कि ना भूले, जिसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की गई। इसमें क्या होता है, इसमें हम मान लो कि कोई भी आंसर राइटिंग से संबंधित है, जो कि कोई भी PYQ वाले क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो, हम सारे के सारे हैं जो कि क्वेश्चन वहीं पे सोल्व करते हैं। तो और तो क्या ही बताऊं आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और आई होप आपको है वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा। चलो मिलते हैं कल वाले पॉलिटी वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।